ये था हमारा गॉस लॉ। इंटीग्रेशन फॉर्म में था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन रो डीवी। ओके, ये सरफेस और ये वॉल्यूम, और डिफरेंशियल फॉर्म में था ये डेल, इसको हम डेल भी बोल सकते हैं, डेल डॉट ई नेबुला डॉट ई या डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में क्या है गॉस लॉ? तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है कि इसका भी तो एक डिफरेंशियल फॉर्म होगा, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने दो लॉज समझ लिए। असल में इन्हीं दो लॉज को हम मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहते हैं। सो दिस इज मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज आल्सो मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी कहलाती हैं। ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ये मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड देन सेकंड। अब मैक्सवेल की टोटल 4 इक्वेशन है, तो दो तो ये आपके सामने है, दो और हैं। अब आप कहेंगे कि सर इनसे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए, E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 रो डीवी। रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज अगर किसी क्लोज वॉल्यूम में है तो उस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। तो इसमें भी यही है कि चार्ज डेंसिटी विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट हो रहा है? क्या कौन है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स? नो वन, देयर इज नो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हो। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस होता है, कुछ कारणों से इंड्यूस होता है, तो इसी वजह से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि चार्ज, एक अकेला चार्ज हो सकता है, उससे पॉजिटिव फील्ड लाइनें निकल सकती हैं, पर मैग्नेट का पोल अकेला नहीं हो सकता। मतलब जो हम एज्यूम करते हैं कि मैग्नेट के अंदर दो पोल हैं, तो वो होंगे तो दो ही होंगे, एक अकेला नहीं होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब पोल एक इमेजिनरी चीज है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप होती है। तो कोई पूछे आपसे कि क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स नहीं है, मतलब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? जैसे आपने करंट कैरिंग वायर ली तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, तो वो क्लोज लूप है। एक पॉइंट चार्ज से तो फील्ड लाइन निकलती है ना बच्चों, जैसे पानी एक जगह से निकल रहा है तो वो पानी का सोर्स हुआ ना, तो पानी का कोई सोर्स होता है, पानी जहां से निकलता है, राइट। हालांकि वो पीछे से कहीं से आ रहा होता है, बट मतलब सोर्स का मतलब ये, जैसे सूरज रोशनी का सोर्स है, तो सूरज से रोशनी निकल रही है, अब उसको अगर आप घेर लो तो बाहर ही निकल रही है ना उससे तो रोशनी। क्लियर? लेकिन ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई सोर्स नहीं होता जिससे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें केवल निकले, एक जगह से निकलेंगी तो दूसरी जगह घुस जाएंगी, तो वो हमेशा क्लोज लूप होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन की। ओके,
अब हम बात करेंगे मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो देखिए क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसके दो वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है। तो पहले हम ओल्ड वर्जन की बात करते हैं। तो इसमें एम्पियर कहता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। किसी भी क्लोज लूप पे, लूप इज आल्सो नोन एज कंटूर, किसी भी क्लोज लूप पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करो तो उस क्लोज लूप से गुजरने वाली करंट का म्यू नॉट टाइम्स आएगा। अब बच्चों जैसे मैंने कोई भी लूप बनाया, एनी लूप, लूप मतलब एक पॉइंट से चलो और उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, आप एक रास्ता हुआ ये कंटूर। तो कोई भी कंटूर आप बनाएं दैट विल ऑलवेज हैव अ ओपन सरफेस। तो किसी भी कंटूर से हमेशा एक ओपन सरफेस होगी। तो मान लो यहां से कुछ करंट आ रही है, यहां से कुछ 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 ज्यादा ही आ रही है, यानी कि करंट डेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा है। अब करंट डेंसिटी को अगर मैं छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब J इज एक्चुअली डी आई बाई डी एस, प्रिसाइजली स्पीकिंग डी आई इज इक्वल टू J डॉट डी एस, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी एस। तो बच्चों किसी भी सरफेस से गुजरने वाली करंट उस सरफेस से गुजरने वाले करंट डेंसिटी का फ्लक्स है। तो करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल दिया कि जैसे E डॉट डी एस इज इक्वल टू 5 होता है, तो वैसे ही J डॉट डी एस इज इक्वल टू I है, यानी J यहां पे एक वेक्टर है जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को किसी भी सरफेस पे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो उस सरफेस से गुजरने वाला करंट डेंसिटी का फ्लक्स आ जाएगा, और करंट डेंसिटी का फ्लक्स ही करंट है। तो अब इस लॉ की इंटीग्रेशन फॉर्म है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन J डॉट डी एस। ये सरफेस है, ये कंटूर है, यानी कि लूप है। तो किसी भी लूप के साथ हमेशा एक सरफेस एसोसिएट होती है, और वो सरफेस ओपन नहीं होती, क्लोज नहीं होती, ओपन होती है। तो एनी लूप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सरफेस। तो इसी का डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं बच्चों। देखिए कैसे बनेगा। सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ये बहुत ही छोटा सा, और इसकी लेंथ है ये dy dx, और ये लेंथ है dy। ओके, और यहां से जो करंट डेंसिटी है यहां पे वो लगभग कांस्टेंट है, और वो बाहर की तरफ आ रही है जिसका नाम है Jz, मतलब z कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी ऊपर की तरफ हो गया। तो बच्चों अब मैं कुछ नाम रख देता हूं इनके, जैसे कि इसका नाम मैंने रख दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ओके, तो अगर मैं ये लॉ अप्लाई करूं, ठीक है ना, एम्पियर का लॉ, राइट। तो एम्पियर का लॉ क्या बताता है? तो एम्पियर का लॉ बताता है इंटीग्रेशन B डॉट डीएल फ्रॉम A B C D A पूरा लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन J डॉट डी एस। अब J इंटू डी एस तो कितना हो जाएगा? ये तो सिंपल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू J Z इंटू डी एक्स डी वाई। ओके बच्चों, Jz इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है, इतना छोटा एरिया कि J में जो है ना कोई चेंज आया नहीं है, मतलब जितना J यहां है उतना यहां भी है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया। ओके, अब ये मुझे निकालना है, तो क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया A टू B B डॉट डीएल, ये B पॉइंट है और ये B वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, प्लस B टू C B डॉट डीएल, प्लस C टू D B डॉट डीएल, प्लस D टू A B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट JZ dx dy। ओके, ओके बच्चों,
तो चलिए अब हम समझते हैं कि A to B B डॉट dl क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम है Bx। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम y के अलॉन्ग जा रहे हैं वो चेंज हो रहा है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो हो जाता है Bx प्लस डेल्टा Bx। मतलब x कंपोनेंट ऑफ फील्ड यहां पे डिफरेंट है, थोड़ा बढ़ गया है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब है तो सब जगह फील्ड, बट यहां पे हम y वाला लेंगे। तो y वाला जो फील्ड है इस तरफ वो है By, और यहां पे जो फील्ड है वो है By प्लस डेल्टा By। ओके, मतलब यहां पे जो By है उसका तो कुछ मतलब ही नहीं ना, जब हम AB के अलॉन्ग जाएंगे तो By कुछ लेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के यहां पे By भी है, वेरिएबल है। ओके, यहां से यहां तक जाते जाते जो फील्ड है वो By प्लस डेल्टा By हो जाता है, राइट। तो अब जरा देखो, जब मैं A से B जाऊंगा तो क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम तो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हमें x कंपोनेंट ही चाहिएगा। तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा हमारा Bx इंटू डेल्टा x। ओके, ये वाला वेक्टर क्या आएगा, ये वाला वेक्टर ये B2C है, इसमें By आएगा। अब By ऊपर को है तो दिस इज By प्लस डेल्टा By इंटू डेल्टा y। ये क्या आएगा, अब इसमें देखिए फील्ड तो इस तरफ है और हम इस तरफ रहे हैं, C to D आ रहे हैं ना, तो वी विल यूज माइनस साइन। सो माइनस Bx प्लस डेल्टा Bx इंटू डेल्टा x, और लास्ट में ये, तो इसमें देखो हम A to D आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो फील्ड ऊपर को है, By ऊपर को है क्योंकि y एक्सिस है। सो दिस इज अगेन माइनस, सो माइनस By इंटू डेल्टा y, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट JZ डेल्टा x डेल्टा y। ये डेल्टा कर देंगे हम क्योंकि हम शुरू से ही डेल्टा लेके चल रहे हैं ना बच्चों, यहां पे भी डेल्टा, डेल्टा x डेल्टा y। ओके, अब इसमें देखिए कुछ चीजें कट जाएंगी। क्या क्या कट जाएगा, तो इसमें जो चीजें कट गई वो कट गई By डेल्टा y और Bx डेल्टा x। तो जो ये वाली टर्म Bx डेल्टा x ये कट जाएगी, किससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी। ओके, और ये एक टर्म भी कट जाएगी इससे। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका डेल्टा By डेल्टा y माइनस डेल्टा Bx डेल्टा x, डेल्टा Bx डेल्टा x विच इज इक्वल टू म्यू नॉट JZ इंटू में डेल्टा x इंटू में डेल्टा y। अब डेल्टा y डेल्टा x से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। अब डेल्टा y यहां पे है तो ये बचेगा हमारे पास डेल्टा By इंटू में डेल्टा x माइनस डेल्टा Bx इंटू में डेल्टा y विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में JZ। ओके बच्चों, इज इट फाइन। अब ये तो हमारा z कंपोनेंट ऑफ फील्ड का आया, तो सेम चीज हमें कौन से कंपोनेंट के लिए मिलेगी, जब z है तो z के बाद x आएगा। तो मैंने कहा ना साइक्लिक में जाना है, तो जहां पे y है y की जगह z और z की जगह x और x की जगह y। तो अब इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि मैं सिमिलरली वर्ड लिख रहा हूं, तो सिमिलरली हमें मिलेगा डेल्टा BZ बाई डेल्टा y माइनस डेल्टा By बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू JX, एंड हमें मिलेगा डेल्टा Bx बाई डेल्टा Z माइनस डेल्टा BZ बाई डेल्टा x इज इक्वल टू म्यू नॉट JY। ठीक है बच्चों, तो ये हमें तीन चीजें मिल गई। एक ये, ध्यान से देखिएगा, इसी से मैंने ये ऑब्टेन कर लिया, कैसे, बस y की जगह z, z की जगह x, x की जगह y। ये साइकिल है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। तो y की जगह z, z की जगह x, x की जगह y, ऐसे पुट करते चले जाओ तो मिल जाता है साइकिल में। ठीक है, तो अब ये चीज और ये चीज, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए मुझे लिखना है। तो अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे i कैप, j कैप, k कैप लगाने पड़ेंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, देखिए
तो जब मैं रब करता हूं तो मुझे मिलता है डेल बी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल बी एक्स बाई, ऐसे नहीं लिखते हम x से शुरू करेंगे, पहले x वाला लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी डेल बी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल बी वाई बाई डेल जेड इनटू में आई कैप प्लस, फिर हम y वाला लेंगे, ये वाला, डेल बी एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल बी जेड बाई डेल एक्स इनटू में जे कैप, और प्लस लास्ट में ये वाला डेल बी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल बी एक्स बाई डेल वाई इनटू में के कैप। तो इसमें हमने सबसे पहले इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई किया, इसको जे कैप से और इसको के कैप से, तो इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, म्यू नॉट इनटू में जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। तो एक तरीके से जे हो गया ना ये तो वेक्टर, इज दैट ओके। अब आप इसको देखिए जरा, ये क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से डिटरमिनेंट के रूप में, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। क्लियर है। देखिए अगर आप इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो ये आई आएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ बी जेड डेल बाई डेल वाई ऑफ बी जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ बी वाई आ गया ना। ऐसे ही जब आप जे वाला कोफिशिएंट लेंगे तो जे वाला कोफिशिएंट ये हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ता है, या तो माइनस लगाना पड़ता है या तो नीचे से ऊपर चलो पहले, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ बी एक्स डेल बाई डेल जेड ऑफ बी एक्स इंटू में डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी बी जेड। ओके, अब जब आप के का कंपोनेंट लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी वाई और डेल बाई डेल वाई ऑफ बी एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी वाई और डेल बाई डेल वाई ऑफ बी एक्स। ओके, तो बच्चों ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने सिखाया था ना आपको, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप क्रॉस बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। अब आपको याद होगा इसके लिए हमने एक ऑपरेटर यूज किया था ना, उल्टा ट्राइंगल, राइट, उल्टा डेल्टा, तो उल्टा डेल्टा क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमने सीख क्या लिया, राइट।